नमस्कार, दिल से स्वागत है। मैं हूं आलोक मेहता। जिस तरह से धर्म की बात होती है, राजनीति की बात होती है, कानून की बात होती है, इस क्षेत्र में एक से एक दिग्गज लोग आए हैं। लेकिन ऐसे नेता भी हैं जो राजनीति में रहते हुए राजनीतिज्ञ नहीं हैं, जो धर्म से जुड़े होकर के भी सन्यासी नहीं हैं, कानून से जुड़े रह कर के भी कानून और न्याय के लिए उतने चिंतित रहते हैं कि दिन रात जागते रहते हैं। हमारे नेता हैं कानून और न्याय मंत्री हंसराज भारद्वाज जी। भारद्वाज जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। थैंक यू। जैसे मैंने बातचीत शुरू की कि आज जिस समय समाज देश में सब कुछ जैसा चल रहा है, लोगों की अपेक्षा रहती है न्याय की, आपने बताते हैं नेहरू से प्रेरणा ली, तो नेहरू जी से कैसे आपका संपर्क हुआ और कैसे आपको लगा कि न्याय के लिए, कानून के लिए मुझे जीवन में कुछ करना है? हमारे देश में गांधी जी और नेहरू जी ही देश को बनाने वाले हैं। गांधी जी ने आज़ादी के बाद पंडित जी के हाथ में देश की बागडोर दी और उन्होंने पंडित जी का जो भाषण था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उसमें देश के भविष्य की रूपरेखा दी उन्होंने। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक बहुत महत्वपूर्ण रेजोल्यूशन था जिसके बाद संविधान के ऊपर चर्चा हुई। उसमें सब कुछ पंडित जी ने दिया कि हमारे देश के संविधान में ये मूल्य होंगे जिसके अंदर देश के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े आदमी के लिए उन्होंने सोचा। आपकी उम्र तो बड़ी कम रही होगी जब पिताजी के साथ, या कैसे संपर्क नेहरू जी को देखने का अवसर मिला आपको? मेरे पिता पंडित जी के अंगरक्षक थे, तो हम तीन मूर्ति में ही रहते थे। तो जिस प्रकार आज़ादी के बाद लोग उमड़ते थे पंडित जी को देखने के लिए, तो हमने अपने बाल्यकाल में पंडित जी को बहुत निकट से देखा। और ये एक दिन की नहीं, रोज़ की बात थी। जब वो लॉन्ज में बाहर आते थे दर्शन के लिए, तो जितने लोग प्रांगण में रहते थे तो वो दूर से पंडित जी को रोज़ देखते थे, तो हम भी देखते थे। और हर दिन पंडित जी में नई चमक, नया उत्साह हम देखने से मिलता था। तो अलौकिक व्यक्तित्व था उनका और हमने पंडित जी को सालों देखा। तो इसीलिए आपके मन में आया कि मैं कानून, मैंने समाज में कुछ न्याय दे सकूँ। नेहरू जी तो कॉमन आदमी से बहुत मिलते थे, तीन मूर्ति में तो भीड़ लगी रही, तब तो सुरक्षा भी उतनी नहीं होती थी जितना हर आदमी घर पहुंच जाता था। कोई सुरक्षा नहीं थी। एक रिसेप्शनिस्ट होती थी बाहर, तीन मूर्ति के हाथ, उषा भगत, वो सबको चिट दे के अंदर भेजती थी लॉन में। और एक डीएसपी होता था उनके साथ, वो माला लेने के लिए। कोई पुलिस नहीं थी, चारों तरफ जरूर थी पुलिस, लेकिन बहुत सुरक्षा कम थी और कोई खतरे भी नहीं थे। उनको लोग मन से चाहते थे। पंडित जी के लिए तो हर व्यक्ति समर्पित था देश का, तो उनको ना किसी का डर था, वो तो भीड़ में कूद जाते थे। लेकिन वो देख के फिर हमारे पिताजी ने हमसे यही कहा कि इनका त्याग देखो, इनकी तपस्या देखो, सारी उम्र देश को आज़ाद कराने में हुआ, तो कुछ बड़े बनो। अच्छा। और हमारे पिताजी स्वयं पुलिस में रहते हुए, कभी थाने में कभी नहीं, सारी उम्र सिक्योरिटी पुलिस में रहे। और अंत में जब पंडित जी का स्वर्गवास हुआ, उसके 1 साल बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो आपको कानून की पढ़ाई की रुचि भी, क्योंकि हमारे पिताजी भी बैरिस्टर थे, तो आपको भी लगा कि कुछ बैरिस्टर बनना चाहिए? मेरे पिताजी ने हमसे कहा कि मैं नौकरी करना चाहता था घर को मदद करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि देखो, नौकरी तो हम कर रहे हैं, हमारा गुजारा नहीं होता इस पैसे में, आप वकील बनिए, डॉक्टर बनिए। तो उन्होंने मुझे वकील बनाया और मेरे छोटे भाई को डॉक्टर बनाया। तो आप जब अदालत के लिए, जैसे कहना चाहिए, आपने जब लॉ की पढ़ाई कर ली, तो छोटी अदालत से आपने शुरू किया होगा, चूँकि सीधे तो आप बड़ी अदालत गए नहीं होंगे जैसा आपका नेचर रहा है। फिर वही हमारे पिताजी ने कहा था कि छोटे वकील नहीं बनना। तो मुझे वो अपने एक दोस्त थे पंडित शांति स्वरूप शर्मा, उनके चैम्बर में ले गए। तो उन्होंने कहा कि उनको शांति बोलते थे दिल्ली में शांति स्वरूप जी को, शांति ये आपका लड़का, आप इसको आप संभालो। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है, मैं इसका आज टेस्ट लूँगा, अगर ये पास हो गया तो मैं रख लूँगा, नहीं तो नहीं रखूँगा। तो मुझसे उन्होंने, मेरे पिताजी को कहा आप जाओ, अभी यहाँ छोड़ दो। तो मैं उनके पास रहा। तो उन्होंने कहा कि तुम वकील क्यों बनना चाहते हो और क्यों अब मेरे पास क्यों आए हो? तो हमने कहा साहब आप सबसे बड़े वकील हैं, मैं चाहता हूँ मैं आपसे भी बड़ा वकील बनूँ। तो कहता अच्छा बैठ जाओ और ये फाइलें लो, पढ़ना शुरू कर दो। उस दिन के बाद हमारा उनका रिश्ता बिल्कुल बाप बेटे जैसा हो गया और वो आखिर में मुझ पर निर्भर होने लगे। काम मुझे देख के वो घर आ जाते थे। तो आपको नेताओं के केस में, जैसे इंदिरा जी के परिवार से रहे आप, या जो राजनीति में से जो लोग जुड़े रहे थे,
क्या उनके मामले शुरू में ज़्यादा देखना पड़े या साधारण आदमी के कहीं नहीं, वो छोटे छोटे मामले भी? वो तो मैंने 15 साल 30,000 में वकालत की और मैं फौजदारी के बड़े वकीलों में शामिल हुआ था विद्या जैन मर्डर के बाद। ये जो डॉक्टर एन एस जैन आई सर्जन थे, इनके जो बहुत महत्वपूर्ण केस था, तो मैं डिफेंस काउंसिल था, विपिन बिहारी लाल जी, हम बड़े मेरे अपने ही सीनियर कुंदन लाल अरोड़ा उसके पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे, तो हम प्रोमिनेंट लॉयर्स में आ गए थे। तो इंदिरा जी से संपर्क कब हुआ आपका? इंदिरा जी का तो संपर्क पंडित जी के बाद रहता ही था वो तो, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हम उनके बहुत निकट थे। हम 69 में जब कांग्रेस का स्प्लिट हुआ तो मैंने कांग्रेस का जो स्प्लिट का केस था उसमें हिस्सा लिया और उनकी मदद की। पंडित कन्हैयालाल मिश्रा जो बड़े वकील थे उनके साथ हमने किया, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे, तो हम जूनियर्स में थे उसमें। और लेकिन हम राजनीति में उस वक्त हमारी कोई इच्छा नहीं थी आने की, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम फैमिली की थी कि हमको अपने घर के लिए कमाना है, हमको बड़ा वकील बनना है, जज बनना है, ये सोच रहे थे। तो आखिरी मोड़ आया जब मैं 70 में, शायद 70 में, 71 में मैं दिल्ली का सरकारी वकील दिल्ली हाई कोर्ट में बना, सैनिक काउंसिल दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का। उस वक्त बड़े वकीलों से हमारा मुकाबला हुआ एंड आई ऑलवेज मेड माई मार्क। उसके बाद जब 77 में इंदिरा जी हार गई तो उस समय मैं उनसे मिलने गया था। आप दुख के साथी ज़्यादा रहे थे, कहना चाहिए। दुख के साथी नहीं, हमारी श्रद्धा की बात थी। पंडित जी वो उन दोनों प्रधानमंत्री पद पे थी और वो इलेक्शन पिटीशन में हारी, फिर उसके बाद हुआ। उसके बाद मैंने 77 में पंडित जी की बरसी के दिन हम गए थे। लेकिन इमरजेंसी के समय में आप इमरजेंसी के समय में हम सरकारी वकील थे। अच्छा। और सबको मालूम है कि मैं इंडिपेंडेंट था, तो इंदिरा जी के प्रति श्रद्धा थी और हम गए उनसे मिलने के लिए। तो उन्होंने हमारे हाथ में गीता दी, हम बैठ गए वहाँ पर। तो फिर हमने कहा दीदी हम इसलिए आए हैं कि अब आप ऑफिस में नहीं हैं प्रधानमंत्री के, तो मैं यहाँ दिल्ली में सरकारी वकील हूँ, मेरे लायक कोई काम हो तो बता देना। तो उन्होंने संजय गांधी को मेरे साथ कर दिया, कहता आप इनके साथ काम करो और इनको संभाल लो, बस वो था। फिर मैंने रिज़ाइन कर दिया। रिज़ाइन करने के बाद मैं 7 बजे सुबह से लेके रात भर तक संजय को ले जाना, जहाँ जाना हो संजय गांधी के साथ मेरी ड्यूटी लग गई। उसके बाद फिर बंसीलाल जी का केस आया तो उन्होंने कहा इसको भी बचाओ। मैं फिर हरियाणा गया, उसको छुड़ा के लाया। फिर उस होल टाइम मैंने कांग्रेस का काम किया, होल टाइम। तो भारद्वाज जी जो है जिस तरह से दुख के साथी रहे हैं, सुख के साथी तो रहे, नेहरू जी के 3 मूर्ति भवन में बहुत कुछ सीखा, लेकिन हम इस बातचीत को जारी रखेंगे और बताएंगे कि कैसे कानून की जो सीढ़ियाँ पार की, कानून को कैसे बदले और किस तरह से भारत में हर आदमी को अच्छा न्याय मिल सके, उसके लिए भारद्वाज जी ने क्या किया। हम इस बातचीत को जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए दिल से। बड़े जो लोगों के मामले सब आपको जब देखना पड़ते हैं तो आपको उस समय ऐसा तो नहीं लगता कि रात भर सो नहीं पाते हो कि भाई कहीं केस गड़बड़ ना हो जाए? मैं टेंशन से कभी विमुक्त हो ही नहीं सकता, बिकॉज मेरा थिंकिंग प्रोसेस कभी एंड नहीं होता। दिल से एक बार फिर स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं देश के कानून और न्याय मंत्री हंसराज भारद्वाज जी से। भारद्वाज जी, अभी जैसे आपने कहा कि जिस तरह से फिर आप राजनीति में ज़्यादा सक्रिय हुए 77 के बाद, 1982 में चूँकि आप राज्यसभा में आ गए, कानून के बारे में सलाह भी देते होंगे और उस समय भी ऐसा लगा था कि बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिसको बदलने की ज़रूरत है। तब आपको जिस तरह राजनीति में गंदगी का माहौल था, चाहे वो जनता पार्टी की सरकार आए या कांग्रेस में भी दलदल तो थी, कांग्रेस में तो कई लोग आए चले गए, तो आपको कभी पीड़ा नहीं होती थी क्योंकि आप नेहरू इंदिरा का परंपरा परिवार से जुड़े रहे? मैं 1980 में वापस कोर्ट चला गया था जो काम करके। 1980 में कांग्रेस की सरकार, इंदिरा जी वापस आई तो उनका काम, प्रधानमंत्री उनकी कैबिनेट बन गई। मेरे अपने दोस्त शिवशंकर जी मिनिस्टर बन गए लॉ के। हमारी यही इच्छा थी कि हमारा दोस्त बने। फिर उसके बाद मैं कोर्ट में प्रैक्टिस करने का, सुप्रीम कोर्ट में
सीनियर स्टैंडिंग काउंटर उत्तर प्रदेश का मैं बना जब वीपी सिंह वहाँ के मुख्यमंत्री थे। और मैंने बहुत बड़े बड़े केस अपने उत्तर प्रदेश सरकार के मैं कर रहा था। इसी बीच में संजय गांधी का क्रैश हो गया, तो इंदिरा जी ने फिर मुझे बुलाया और मेरी ड्यूटी राजीव जी के साथ लगाई कि आपको इनके साथ काम करना है। तो फिर मैं अमेठी चला गया, फिर फार्म भर के उनको जितवा के वापस आए। उसके बाद मैंने फिर राजनीति में फिर इंदिरा जी ने मुझे खुद सुप्रीम कोर्ट से बुलाया कि भाई तुमने सबको कुछ मिल गया, तुमको नहीं मिला, तुम क्या चाहते हो। हमने कहा दीदी हमने पार्लियामेंट नहीं देखा है, तो हम अब आप हमको राज्यसभा में बना दो। तो उन्होंने मुझे मध्य प्रदेश में राजीव जी से कहा कि इनको मध्य प्रदेश से टिकट दिला दो। तो राजीव जी ने सबको बोल के मुझे मर्दे दी। और मेरी ड्यूटी, राजीव जी जब जनरल सेक्रेटरी थे तो उनका लीगल एडवाइज़र की मेरी जॉब था। तो 2A में उनका ऑफिस था, तो मैं डेली उनको अटेंड करता, तो अपनी प्रैक्टिस भी करता था। लेकिन राजनीतिक जो लोग आते जाते थे उनको देख के आपको थोड़ा गुस्सा आता था पहले? नहीं, मेरे से कभी ना वो लोग पहले कोई खुश रहे ना आज खुश है। मैं आई डोंट केयर अबाउट इट। मुझे अपने काम में निष्ठा होती है, अपने नेता के प्रति निष्ठा होती है और अपनी पार्टी के लिए। आज भी मेरा स्वभाव वैसा ही है। बहुत सारे लोग मुझसे नाराज रहते हैं, लेकिन मैं अपने अंदर आत्मा में झांक के अपना काम करता हूँ। राजीव जी ने तो आपको मंत्री इसलिए बनाया कि आप राजीव जी ने कानून को संभालें और कानून में बदलाव अच्छे ऐसे करें जिससे ज़्यादा न्याय मिले। राजीव जी ने सीधे ही एयरपोर्ट पर लखनऊ पर मुझे कहा था कि अब हमारे इतने मेंबर आ गए हैं पार्लियामेंट के, आपको विधि मंत्री बनना है और एंटी डिफेक्शन लॉ लाना है, ये लाना है। उस दिन फॉग थी, उनका जहाज नहीं टेक ऑफ कर रहा था, तो मुझे उनको टाइम मिल गया, उनको जाना था कहीं। तो फिर हमने कहा सब मुझे तो तजुर्बा है नहीं इतना लॉ मिनिस्ट्री का, मैं तो 2 साल से MP बना हूँ। उन्होंने कहा नहीं तुमको सब तजुर्बा है, तुम आ जाओ दिल्ली में, तुम्हें मैं मिनिस्टर बनाऊंगा। तो बनाया उन्होंने मिनिस्टर। लेकिन ऐसा नहीं लगता उस समय राजीव जी के मन में जैसे राजनीति में सफाई की उनको लगता था, ऐसे उनको लगता था कि कानून के गलियारों में भी जो गड़बड़ियाँ, कमियाँ, गंदगी जिसको कह सकते हैं, आज जो वो भी ये साफ हो। सुनिए, आज जो हम ये कंप्यूटरीकरण कर रहे हैं, ये पहल उनसे 1985 से शुरू है। और पहली बार सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस भगवती थे, तो राजीव जी ने कहा उनसे कि आप सुप्रीम कोर्ट का कंप्यूटरीकरण करो, तब आपका ये सरल होगा सारा मामला। लेकिन अच्छे जज अपॉइंट हों, अच्छे लोग न्यायपालिका में उन्होंने हमेशा ये कहा कि जो पंडित जी ने कहा तो वही राजीव जी कहते थे कि फर्स्ट रेट आदमी को जज बनाओ, उनको पूरी सुविधाएं दो। और सबसे पहले 1986 में जो परिवर्तन आया जजों की सैलरी और कंडीशन ऑफ सर्विस में, वो राजीव जी की देन है इनको। आपको कौन सा ऐसा केस ऐसा लगा जो सबसे बड़ा चैलेंजिंग जिसको कहना चाहिए लाइफ में, चूँकि अब तो आप मंत्री हैं, इतने अनुभव आपको कानून का भी हो गया, जिसमें आपको लगा हो कि भाई ये ऐसा है जो अग्नि परीक्षा जैसा है? बदकिस्मती से मेरे जिम्मे तो एक के बाद एक चैलेंजेस केस आया। इंदिरा जी की जब हत्या हुई तो उस केस को मैंने हैंडल किया था। बड़ा इम्पोर्टेंट केस था, सारे राष्ट्र को धक्का लगा था और ऐसे समय था। फिर अपने राजीव जी का खुद असैसिनेशन हुआ, उसको मुझे हैंडल करना पड़ा। एंटी डिफेक्शन लॉ का केस, एंटी डिफेक्शन लॉ चैलेंज हुआ राजीव जी के ज़माने में। उस वक्त कोशिश ये हो रही थी कि एंटी डिफेक्शन लॉ अगर चला जाए तो कांग्रेस को ही तोड़ दें, तो मैंने उसको डिफेंड किया। तो एक के बाद एक जो समय आता गया, कठिनाई बढ़ती जाती है कोर्ट्स के अंदर। तो मुझे इसीलिए जिम्मेवारी इसी महकमे की देते हैं कि मैं अपने काम को निष्ठा से और उसको लगन से करता हूँ। तो आपको नींद आ पाती है, चूँकि इंदिरा जी, राजीव जी, संजय, मतलब जितने या और बड़े बड़े जो लोगों के मामले सब आपको जब देखना पड़ते हैं, संभालने पड़े हैं, तो आपको उस समय ऐसा तो नहीं लगता कि रात भर सो नहीं पाते हो कि भाई कहीं केस गड़बड़ ना हो जाए? सोने की बात, मैं बहुत स्वस्थ आदमी था जब मैं पॉलिटिक्स में आया। उसके बाद आई एम एक्यूट हाइपरटेंशन पेशेंट। आप क्या बात करते हैं, मेरी तो आँखों में टेंशन रहती है अभी भी, और मैं टेंशन से कभी विमुक्त हो ही नहीं सकता, बिकॉज मेरा थिंकिंग प्रोसेस कभी एंड नहीं होता। मेरा हमेशा मैं विचार में रहता हूँ कि ये क्या प्रॉब्लम है, ये क्या है, और अगर जरा भी लापरवाही कर दो तो इसमें बहुत सीरियस अपसेट हो सकता है। तो भारद्वाज जी काम में तो डूबे रहते हैं, देश की चिंता करते हैं, अदालत की चिंता करते हैं, अपने लोगों की चिंता करते हैं, और इस चिंता को सुकून कैसा मिलता है, हम इस बातचीत को जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए दिल से। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्म केवलम, आदि शंकरा ने कहा था। इसी प्रकार हम लोग जो मिनिस्टर हैं, उनका धर्म है जनता की सुख के लिए आगे बढ़ना, आगे काम करना।
दिल से एक बार फिर स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं देश के कानून और न्याय मंत्री हंसराज भारद्वाज जी से। भारद्वाज जी, जैसे आपने कहा कि आपको भी एक बेचैनी रहती है न्याय दिलाने के लिए, और धर्म और न्याय जुड़े हुए हैं। एक तरफ लोग धर्म को आजकल एक सांप्रदायिक रूप में धर्म की बात करते हैं, और दूसरी तरफ असली जो धर्म है, मुझे थोड़ी जो जानकारी है उसमें यह है कि आपका धर्म से भी बड़ा ही लगाव भी है न्याय के कारण, या धर्म और न्याय को आप एक दूसरे से जुड़ा हुआ मानते हैं। क्या रहस्य है? धर्म की परिभाषा लोगों को मालूम नहीं। धर्म को अंग्रेजी में राइटियसनेस कहते हैं। जैसे राजा का धर्म है जनता के सुख की और उनकी तरक्की की चिंता होनी चाहिए। अग्नि का धर्म है कि गर्मी देना, पानी का धर्म है शीतलता देना। इसी प्रकार हम लोग जो मिनिस्टर हैं उनका धर्म है जनता की सुख के लिए आगे बढ़ना, आगे काम करना। तो धर्म खाली पूजा पाठ करने से धर्म नहीं होता। धर्म का हमारे शास्त्रों के अनुसार राइटियसनेस है, समाज के हर अंग को संचित करना, उसको मजबूत करना, उनको न्याय दिलाना। न्याय तो धर्म का मतलब ही न्याय है। गिव एवरीबॉडी हिज ड्यू। तो धर्म आदमी को लार्जर पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए, अपने पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार करना, ये भी धर्म है। व्हाट जीसस क्राइस्ट सेड, लव दाई नेबर एज दाई सेल्फ। ये हमारे धर्म में। आप धर्म की किताबें भी पढ़ते हैं? मैंने चारों वेद पढ़े हैं, 18 उपनिषद पढ़े हैं, रामायण पढ़ी है, महाभारत पढ़ी है, बाइबल पढ़ी है, कुरान शरीफ पढ़ा। और उसके बाद मैं जो धर्म की परिभाषा को ये नहीं मानता जो आजकल के क्लर्जी या ये पुजारी या उलेमा ये करते हैं। मेरी धर्म की परिभाषा राममोहन रॉय ने जो की थी, हार्मनी ऑफ रिलीजन। ईश्वर सत्य है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्म केवलम, आदि शंकरा ने कहा था। सत्य केवल ईश्वर है, सत्यमेव जयते वेदों की वाणी। आपका कोई खास श्लोक या भजन है आपका जिसको आप बड़ा रोज एक तरह से 2 लाइन जिसको आप बोलते हो? मैं सुबह उठ के एक उपनिषद रोज पढ़ता हूँ। तो उपनिषद में कठोपनिषद जो है उसके अंदर दो पंक्तियाँ हैं जो मुझे बहुत प्रेरित करती हैं, और विवेकानंद ने उनको बहुत आगे इंटरप्रेट किया। उत्थिष्ठता जागृता, उठो जागो। तो ये देश के लिए भी जरूरी है, देश को भी उठ के जाग के काम करना चाहिए। समाज के लिए भी जरूरी है उठो जागो, आदमी के लिए भी जरूरी है कि सोते मत रहो, जागो। तो जो हमारे सोल को एलिवेट करना है, आत्मा को एलिवेट करने का साधन हमारे पास भारतवर्ष में उपनिषदों में है, और मैं उपनिषदों की व्याख्या में आजकल किताब लिख रहा हूँ। अच्छा, उपनिषदों पर। तो उनमें जैसे आपको कोई भजन भी तो प्रिय होगा, कोई एक आध, या ओम जय जी की शरे, या कोई आपको भजन कौन सा? महात्मा जी का वैष्णव जनते तेने कहिए जो एक पंक्ति सुना दीजिए। वैष्णव जनते तेने कहिए जो जाने पीर पराई रे। जो गांधी जी वैष्णव थे, उन्होंने खुद कहा कि वैष्णव वही है जो दूसरों की पीड़ा को समझता हो। यही जीसस क्राइस्ट ने कहा, यही प्रॉफिट ने कहा, वही शंकराचार्य ने कहा, वही धर्म कहते हैं कि दूसरों के पीड़ा को समझे तभी इंसान होता है। स्वार्थ के लिए सभी काम करते हैं। लेकिन आपसे भी तो लोगों को बड़ी पीड़ा होती होगी, क्योंकि आप लोगों की बात कानून, कोई कहता होगा वकील अपॉइंट कर दीजिए, कोई कहता होगा जज अपॉइंट कर दीजिए, तो आपको तकलीफ होती है कभी इस तरह की सिफारिश, दबाव? क्योंकि राजनीति में तो बड़े तरह के दबाव आते हैं, कोई जाति का दबाव डालता है, कोई धर्म का दबाव डालता है। दबाव से मैं नहीं काम करता। मेरे एक आत्मा में इतनी शक्ति है कि मुझ पर दबाव बहुत कम काम करता है। सिर्फ एक ईश्वर का दबाव मैं सहन करता हूँ कि उसका हमेशा दबाव रहता है। फिर अपने नेता हैं, उनका तो मॉरल फोर्स होती है कि वो आपको इतना बड़ा पद देते हैं, तो उनकी बात को निष्ठा से, रेस्पेक्ट से सुनो। आपने अदालत, वकील, जज सबको बड़ा नज़दीक से देखा है, तो उसमें भी जो आजकल बात चली है ना कि साहब उनमें भी पारदर्शिता है, उनमें भ्रष्टाचार यदि है, कई बार चीफ जस्टिस कह चुके हैं कि भाई वहाँ भी जो भ्रष्टाचार है उसको दूर करना है। उस दिशा में आप क्या कर रहे हैं या क्या करना चाहते हैं? देखिए, फिर मैं पंडित जी पे आता हूँ। पंडित जी ने जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब इस पर चर्चा हो रही थी, नेहरू जी ने, तो उन्होंने खुद ये कहा था कि भारतवर्ष के जज सबसे अच्छे होने चाहिए, मैन ऑफ इंटेग्रिटी, मैन ऑफ लर्निंग, नॉलेज। तो हमारी वही इच्छा है कि देश में हमारे देश के न्यायाधीश बहुत अच्छी क्वालिटी के हों। तो वो हमारे देश का गर्व है कि हमारे देश में जुडिशरी की क्वालिटी शुरू से आखिर तक अच्छी चल रही है। अब इतने बड़े देश में अगर एक दो छोटा मोटा कहीं उदाहरण हो जाए तो ये थोड़ा ही कहते हैं कि सारा इंस्टीट्यूशन है।
हमारी जुडिशरी का नाम है जनता की निष्ठा है जुडिशरी। लेकिन कुछ कानून और ज़्यादा बदलने की ज़रूरत आपको नहीं लगती है? ज़्यादा न्याय मिल सके, जल्दी मिल सके? वो अलग चीज़ है। कानून, इस प्रजातंत्र में लोगों की आकांक्षाएं बढ़ी हैं, लोग कोर्ट में जाने लगे हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं। तो हमको इतनी जल्दी इसमें काम किया है हमने कि पूरा आधुनिकीकरण हो रहा है जुडिशरी का। कल ही हमारा जो ई गवर्नेंस का जो कल चैप्टर खोला है, 3 साल के अंदर पूरी इंटरनेट और ई गवर्नेंस जुडिशरी की हो जाएगी। आप अपने कंप्यूटर से कोर्ट में केस फाइल कर दो, कंप्यूटर से ही बहस कर दो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ये राजीव जी से लेकर आज तक का एक पूरा मेरा जो उनका निर्देश था उसको पूर्ण करने में लगे हैं। अब गवर्नमेंट ने पैसा दिया। जैसे महिला राष्ट्रपति होने वाली, ऐसे महिला जज भी हों, सुप्रीम कोर्ट की जज हों। महिलाओं की तादाद हमने, हमारे नेता का उनका आदेश था कि महिलाओं का पूरा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन दूर करो और इनको एम्पावरमेंट करो। तो दिल्ली हाई कोर्ट में इस साल में हमने 6 जज बनाई है महिला। आपने लोक पंचायतों का प्रयोग भी किया था, और जिस तरह से कि देश में नीचे के स्तर पर ही जल्दी न्याय मिल सके। वो ग्रामीण न्यायालय हमारे आ रहे हैं। ये हमारी कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने इसमें मदद की है और अब वो कैबिनेट से पास हो गया है और ग्रामीण न्यायालय हमने बिल इंट्रोड्यूस करा दिया। ये जिस दिन आ जाएगा उस दिन गरीब महिलाएं, बच्चे और ये खेत में काम करने वाले मजदूर भाई, इनके सारे केसों का निपटारा सस्ता और सुलभ हो जाएगा। जनता के द्वार जज जाएंगे, वहाँ जाके उनकी बात सुनेंगे, जनता के द्वार पर न्याय होगा। एक बड़ी संख्या में लोग, नई पीढ़ी के लोग अदालत, कानून की तरफ आ रहे हैं। उनके लिए आपके मन में क्या है, क्या मैसेज आपके मन में है कि भाई मैं ऐसा मॉडल देखना चाहता हूँ भारत के, जो दुनिया में बेस्ट कानून के ज्ञाता भारत में हों, बच्चे खासकर? देखिए, हिंदुस्तान में कानून के ज्ञाता तो एक से एक आज भी पैदा हुए हैं। मैंने खुद स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, जितने भी हमारे नेता थे, फाउंडिंग फादर, एक से एक बड़ा कानून का ज्ञाता था। लेकिन अब आधुनिक युग में कंपटीशन का युग है, तो मैं ये जरूर चाहता हूँ कि हमारी यंगर जनरेशन ये दे शुड बी एबल टू कम्पीट, उनका मुकाबला करें वो यूरोप से, अमेरिका के लॉयर्स से, ग्लोब ट्रोटिंग लॉयर्स हों। जब तक आप कॉम्पिटिटिव नहीं होंगे दुनिया में तो आपको उतना फ़ायदा नहीं होगा और देश का नाम भी नहीं होगा। तो हमारी जुडिशरी और हमारी बार दोनों से मेरा अनुरोध है और मैं हमेशा उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आप दुनिया में जो हो रहा है उसको आँख खोल के देखो, उत्तिष्ठता जागृत, उठो जागो। जैसे हमारे IT बॉयज़ ने हमारा नाम इतना ऊंचा किया, तो आवर लीगल बॉयज़ ऑल्सो शुड डू द सेम। तो उम्मीद करना चाहिए कि जिस तरह से IT में लोग आगे आए हैं, उसी तरह से कानून में नई पीढ़ी के लोग इस तरह से आगे आएँ, जिससे भारत का नाम रोशन हो, सबको न्याय मिले, सब उठें और जागें। यही संदेश है भारद्वाज जी का। भारद्वाज जी, आपने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अगली बार एक नए मेहमान के साथ फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, धन्यवाद।